सबसे पहले शेखावाटी की इस धरा को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे जब कल मैं शाम को आ गया था तब से लेके अभी तक मैं सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि मुझे क्या बात रखनी है कल। हालांकि हम भाषण वगैरह कुछ तैयार नहीं करते हैं, ऐसे आते हैं, फिर ऑडियंस को देखते हैं और उनको लगता है कि ये ठीक सुनना चाह रहे हैं तो बोल देते हैं। कई बार 3 मिनट में बात ख़त्म करते हैं, कई बार 2 घंटे भी लग जाते हैं, वो आपके ऊपर रहता है सारा। मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ और यहाँ पर मंचासीन सभी अतिथि, ग्लोरियस कोचिंग संस्थान का पूरा परिवार और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अपना स्थान सुनिश्चित करने वाले सफल अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी और साथ में संघर्षरत मेरे सारे साथी जो भविष्य में अपनी अच्छी उम्मीदों और अच्छी जगह पे जाने की आकांक्षाओं के साथ में हर दिन जीते हैं। भाई साहब हरीश जी हिंदुस्तानी ने इतना कुछ हंसाया है कि मैं सच बताऊं ना, मेरे माइंड पूरा वो ब्लैंक हो गया कि मैं क्या बोलने आया था आज। और माहौल बड़ा एक अच्छा माहौल कर दिया। शुरुआत में क्या होता है कि जब सर मंच पे हम आते हैं तो एक मंच का तनाव रहता है कि पता नहीं कैसी परफॉर्मेंस जाएगी, क्योंकि कई बार हमारे ऊपर इतने सारे संधियाँ व्यंजना लगा दी जाती है कि हमारे ऊपर एक परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है कि आपको ऐसा जैसा बताया गया वैसा बोलना पड़ेगा। तो मैं भी थोड़ा सा तनाव में, हालांकि अब इतना नहीं होता मंच पे जा के, मगर थोड़ा था। मगर आपने वातावरण इतना ठंडा कर दिया कि अब मुझे बोलने में बिल्कुल भी वो झिझक है नहीं। और ये शेखावाटी के क्षेत्र में मेरा पहला अवसर है। हालांकि मैं आया पहले भी हूँ, मगर एक मार्गदर्शक के रूप में या बोलने के रूप में पहली बार शेखावाटी की धरा पे आया हूँ। देखो, आपको पढ़ना कैसे है, करना क्या है, टारगेट क्या है, किस तरह से चयन लेने हैं, ये बातें आपको आपके गुरुजन क्लासरूम में हर दिन बताते हैं और मुझे बताने की अब आवश्यकता नहीं है। और हम लोगों ने भी YouTube पे इतना बोल रखा है, ये सोशल मीडिया और इंटरनेट की तकनीकी की एक बड़ी कमी है कि हम भाषण को रिपीट नहीं कर पाते, क्योंकि जो कुछ बोलते हैं वो सारा बोला हुआ है और वापस बोला हुआ बोलते हैं तो इतना इम्प्रेशन रहता नहीं है सर। हर बार नई बात बोलनी पड़ती है। तो कैसे पढ़ना है उस पर हम आज बात थोड़ी कम करेंगे। मेरी बात आज एक विद्यार्थी जीवन के ऊपर रहेगी। आप एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, आपको एक स्टूडेंट लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब पढ़ाई के इतर की जो बातें हैं जो मुझे लगता है पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। मेरा फोकस आज उन बिंदुओं पे रहेगा, क्योंकि लाखों बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं माँ सरस्वती का वरदान मानता हूँ कि इस उम्र में भी मेरे ऊपर मेरे से अधिक उम्र के लोग भरोसा करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। और तब मुझे लगता है कि मेरी इस यात्रा के जो अनुभव, मैं हर बार कहता हूँ कि मंजिल इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, मंजिल तक पहुँचने का रास्ता और उस रास्ते के अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि वो जो अनुभव है ना, वही आगे की पीढ़ी को पथ प्रदर्शन करते हैं। डेल कार्नेगी लिखते हैं ना कि बन सको तो पर्वत की चोटी बने, कईयों के काम आओगे, नहीं बन सकते हो तो देवदार का वृक्ष बने कि किसी को छांव दे पाओगे, देवदार का वृक्ष भी नहीं बन सकते तो झाड़ी बने, अगर आप झाड़ी भी नहीं बन सकते तो घास बने कि जलते हुए पैरों की पगथलियों को ठंडक दे सको, और अगर घास भी नहीं बन सकते हो तो पगडंडी बने ताकि लोग, आने वाली पीढ़ियां आपका अनुसरण कर सके। तो मुझे लगता है कि मंजिल से अधिक चीज़ महत्वपूर्ण होती वो होते हैं रास्ते और उनके अनुभव। तो मैं मेरे कुछ अनुभवों के साथ में बात शुरू करूंगा। ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि ये चीज़ें आपके जीवन में हो, तब भाषण का बात करने का कुछ महत्व होता है। बोलते हम बहुत जगह पे हैं, लेकिन आत्मसात आप कितना करते हैं
वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। तो दिल से केवल सुनना ही नहीं, बल्कि कई बार तो मैं कहता हूँ बच्चों को कि क्लासेस में होता हूँ तो कहता हूँ कि आंखें बंद करके सुनिए आराम से, ताली भी नहीं बजानी है, क्योंकि ताली बजाते हो तो आप थोड़ा सा आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, फिर वो मनोरंजन ज़्यादा होता है और सीखना कम हो जाता है। कई बार मैं क्लासेस के अंदर आंख बंद करवाता हूँ, फिर वो अब शांत हो जाओ सब, आंखें बंद कर लोगे, क्लास में सब मैं बोल देता हूँ, और बच्चे आंखें बंद करते हैं। 2, 5, 10 मिनट में बात करता हूँ, फिर कहता हूँ कि ज़रूर परिवर्तन आएगा कुछ। तो मेरी क्लासेस में ऐसा हुआ है सर, मैं आपको बताऊँ हरीश जी और सारी ग्लोरियस टीम को और सभी शिक्षकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी जब आपके पास आता है तो एक रॉ मटेरियल होता है, कच्ची मिट्टी होती है, आप उसको कैसा शेप देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो केवल पढ़ाई नहीं बल्कि इनके जीवन में वो एटिकेट्स भी डालें जो उसके जीवन जीने में बड़े उनको कामयाब सिद्ध करेंगे। तो कई बार बताता हूँ कि क्लासेज में हमारे ऐसे बच्चे आते हैं, खैर नौकरी तो लेके कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे एक अच्छे इंसान बन के चले जाते हैं। और मैं कई बार कहता हूँ कि मनुष्य और मानव में फ़र्क यही होता है, मानव योनि में सब जन्मे हैं और मनुष्य बहुत कम बन पाए हैं, और मानव से मनुष्य बनने की यात्रा ही जीवन कहलाती है। क्योंकि एक दुर्दांत आतंकवादी, एक अपराधी भी मानव है और स्वामी विवेकानंद जी भी मानव थे। अब इनमें मनुष्य कौन है और दानव कौन है ये आप तय करोगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बातें हैं जो एक स्टूडेंट को आत्मसात करनी चाहिए, क्योंकि देश का जो भविष्य है, समाज का जो भविष्य है, परिवार का जो भविष्य है, वो सब आप हैं। और आपका आचरण तय करता है कि आपका परिवार कैसा है, आपका आचरण तय करता है कि आप कैसे हैं, आपका समाज कैसा है, आपका देश कैसा होगा, आपका क्षेत्र कैसा होगा। मैं ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जो बाड़मेर जिला मुख्यालय से भी 65 किलोमीटर दूर गडरा तहसील में और पाकिस्तान भारत की सीमा पर स्थित ऐसा क्षेत्र है जो डेजर्ट नेशनल पार्क में आता है, जहाँ पे हम कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि डीएनपी के कई सारे प्रतिबंध है वहाँ पे। आप शिक्षा और संस्कारों का महत्व समझिए कि उस मारवाड़ क्षेत्र का एक व्यक्ति हमारे से 50 साल आगे के एक क्षेत्र जो शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे आके अगर अपनी बात रखना है और आपने मुझे वहाँ से यहाँ बुलाया है, तो मुझे लगता है कि आपको इसका महत्व समझना चाहिए कि प्रगति को कभी कोई भौगोलिक बाधाएं या कभी कोई रोक नहीं पाया। मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि मारवाड़ क्षेत्र से, मतलब मेरे को एक बार एक मित्र ने, हम बैठे बात कर रहे थे कि मैंने कहा, उन्होंने कहा यार आप कितने खुश हो जीवन में, क्या टेंशन कुछ नहीं है, छोटी उम्र में नौकरी लग गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यात्रा शुरू करके कॉलेज शिक्षा में आ गए। मैंने कहा एक टीस रह गई, प्रशासन में जाना था वो जा नहीं पाया। तब उन्होंने एक लाइन कही मुझे, वो भी एडीएम है और अभी किसी मंत्री के सेक्रेटरी हैं। मैंने कहा गुरु मैं एक बात बताता हूँ, वो राजपूत है और हम ब्राह्मण हैं, पुरोहित है, तो वो बाड़मेर में जनरली हमें गुरु ही कहते हैं। हम भले पढ़े हैं, भले नहीं पढ़ा है, तब भी हमें वो गुरु ही कहते हैं। मैंने कहा गुरु आप जिस गांव से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ से दिल्ली के गलियारों तक पहुँचना और वापस जयपुर के गलियारों से होते हुए कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको सरकार के द्वारा नियुक्त करना ही अपने आप में उपलब्धि है। क्योंकि वहाँ से मुझे अच्छे से याद है कि दिन में 3 या 4 बसें आती है, जहाँ पे लाइट 2000 के बाद आई है, टीवी हमने 2008-9 के बाद देखे हैं, पानी के लिए हमारी बहनें और हम तांबेड़ा लेके 3-3 किलोमीटर दूर जाते थे। जब हमने ऐसी सारी चीज़ें बहुत बाद में देखी हैं, उसके बावजूद भी अगर आप इस जगह पहुँचे हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी उपलब्धि की आपको टीस रखनी नहीं चाहिए। मैं स्टूडेंट को डेली कहता हूं कि थोड़े गहरे बनिए। गहरे बनने का क्या मतलब होता है? गहरे बनने का मतलब ये होता है कि आपकी एक ऐसी छवि होनी चाहिए कि आपने कहीं बात कही है तो लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़े। आप गहरे बनिए, इसका मतलब ये होता है कि जहां कहीं बैठे हैं, आप 4 साथियों में बैठे हैं, 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, अपनी बात ऐसी जगह पे कहें जहां आपके शब्दों का मूल्य है।
मैं कई बार इस चीज़ का भुगत भोगी हूँ, क्योंकि ऐसे मन का भोला हूँ, कहीं भी कुछ बात बोल देता हूँ और फिर 4-5 लोग जो पास में होते हैं वो उस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उसको उसमें इंटरेस्ट ब्याज वगैरह सब लगा के और उस बात को आगे जाके बोल देते। तब मैं कई बार स्टूडेंट रहता हूँ कि अपने कहीं पे कुछ बोला मत करो, मन में रखा करो और परिणाम के सहारे आप जवाब दीजिए। बस शांत रहिए, किसी को कुछ मत कहिए। आप जितना कम बोलोगे उतने आप गहरे होते जाएंगे, आपकी छवि एक अलग होती जाएगी। अर्थशास्त्र में एक गोसेन हुए थे, गोसेन के 3 नियम आते हैं, 2 तो हमारे काम के नहीं है, तीसरा हमारे काम का है। गोसेन का तीसरा नियम कहता है कि अपनी वैल्यू बढ़ाने की पहली जो शर्त है वो है आपका कम होना। अर्थात आप हर जगह अगर सुलभ होते हैं, आप हर जगह बोलते रहते हैं, आप हर जगह बिना फालतू बातें करते रहते हैं, आप हर जगह उपस्थित रहते हैं, तब आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो अपने आप को कम कीजिए, हर जगह बोलना बंद कीजिए, हर जगह आप जाना बंद कीजिए, हर जगह आप अपनी बात रखना बंद कीजिए। आप अपनी वैल्यू को समझिए। नौकरी लगना नहीं लगना वैल्यू तय नहीं करता, वैल्यू इस बात पे तय करता है कि आपका व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा है। और मैं स्टूडेंट को कहता हूँ, आप 4 साथियों के बीच में बैठे, आपके बहुत अजीज मित्र हैं, तब आप ध्यान ना रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। मगर आप हर जगह कहीं पे भी बैठे हुए कुछ भी बोल देते हैं, वो चीज़ें आपको बहुत आगे जाके नुकसान करती है और आपकी वैल्यू कम करती है। मैं आज आप यहाँ पे आए और आप सभी अपना 2-3 घंटे से यहाँ बैठे हैं, थके हैं, डेफिनेटली आए हैं तो कुछ सीख के जाना। इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपने आप की जो छवि है बड़ी गहरी करनी है, हर जगह अपने आप को बोलना नहीं। अपने आप को जितना अधिक अभिव्यक्त करोगे उतनी आपकी वैल्यू कम होती जाती है। बड़ा सिंपल सा मामला है कि अगर किसी को खोना चाहते हो तो उसको हासिल कर लो आप, तब चीज़ें क्या होती है कि आप धीरे धीरे उसको खोना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, हमेशा गहरे बनिए। दूसरी बात, मैं अभी देख रहा था और मोती जी डांस कर रहे थे, शारीरिक रूप से आप विकसित मतलब दिव्यांग है और उसके बावजूद भी उनका जोश देखिए, जज्बा देखिए। इस बात पे मैं कई बार विद्यार्थियों से कहता हूँ कि हमें कितनी शिकायतें होती हैं जीवन से। किसी को घर से शिकायत होती है, किसी को खुद से शिकायतें होती है, किसी को दोस्तों से शिकायतें होती है, किसी को असफलता से शिकायतें होती है। मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर ने व्यक्ति को इतना पूर्ण बनाया है कि वो किसी भी शिकायत का समाधान स्वयं कर सकता है। इसलिए हमें किसी से शिकायती मोड पे कभी नहीं रहना चाहिए। किसी शिक्षक से पढ़ रहे हैं, कोई कमी लग रही है, शिकायत मत करो, बस ठीक है आप उसको देख लो। घर से कोई समस्या आ रही है, शिकायत मत करो आप, क्योंकि आप किसी के साथ रह रहे हैं, शिकायतें मत करो। जितनी अधिक शिकायती मोड में रहेंगे आपकी छवि बड़ी नेगेटिव होती जाती है और ऐसी नेगेटिव छवि हो जाती है कि व्यक्ति आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि बात करते लगेगा कि शिकायत होगी कोई न कोई। बहुत प्रयास कीजिए कि किसी से शिकायतें ना करें। कोशिश कीजिए कि जो शिकायत है उसका समाधान आप स्वयं ढूंढिए और समय के साथ बड़े बड़े घावों का भी समाधान हो जाता है। कई बार पुराने दुख दर्द याद आते हैं और हमें याद आता है कि जब कभी हम संकट में थे, उस समय उस समस्या से निकलने के लिए शायद रोए होंगे, परेशान हुए होंगे। 5 साल बाद वही समस्या को जब वापस सोचते हैं तो हंसी आती है कि किस बात के लिए रो गए थे, क्योंकि जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे समस्याएं और बड़ी आती जाएगी। आज जो समस्या है उससे कई गुना आगे भारी समस्या आएगी और पिछली समस्या आपको कुछ भी नहीं लगेगी, वो लगेगा कि कोई कुछ था ही नहीं, हो तो बड़ी सामान्य चीज है। इसलिए छोटी छोटी बातों की शिकायतें कभी नहीं करें। मैं कहता हूं कि अगर आगे बढ़ना है तो आप मिरर लेंस को देख के आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे के कांच से देख के कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे बढ़ने के लिए आगे देखना पड़ता है। जब आपको मोटिवेशन की कमी होती है या आपको आगे देखना होता है, जीवन में आगे जाना होता है, तो आपसे जो ऊंचे लोग हैं उनसे कंपेयर कीजिए और जब दुखी होते हैं तब पीछे मुड़ के देखिए कि आपसे ज़्यादा हालात खराब वाले लोग भी इस दुनिया में हैं।
किसी के हाथ नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी ने इस सुंदर सृष्टि को देखा नहीं है क्योंकि दृष्टि नहीं है, किसी ने अपने माँ बाप की आवाज़ नहीं सुनी है क्योंकि उनके कान में श्रव्य शक्ति नहीं है, किसी ने खेल कूद में कभी भाग नहीं ले पाया क्योंकि शरीर पूरा नहीं है। कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके बचपन में माँ बाप का साया उठ गया, उन्होंने माँ बाप की शक्ल तक नहीं देखी। अस्पताल में जाके देखोगे तो कई लोगों की हालतें बड़ी खराब हो रखी है। मुझे लगता है कि जब आप दुखी होते हैं तब पीछे देखिए थोड़ा और उनसे तुलना कीजिए कि आप कितने बेहतर हैं, कि कम से कम आप उनसे बेहद ठीक है। और जब आप उन लोगों की स्थिति देखोगे तो आप अपने आप को ठीक पाओगे। हमारे बाड़मेर क्षेत्र में पैसे का थोड़ा इशू रहता है, संसाधनों की कमी है, डबल क्रॉप है नहीं, फसलें होती है तो ठीक है, बाकी इतना है नहीं। सरकारी नौकरी एकमात्र हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो कई बार बच्चों के पास फीस नहीं होती, तो हम देखते हैं कि वो बच्चे सुबह 3 बजे उठते हैं, मंडी में जाते हैं, गाड़ी भरते हैं, गाड़ी भरने के 250 से 300 रुपये मिलते हैं और हर दिन ये कार्य करते हैं सुबह 3 से लेके सुबह 6 से 7 बजे के बीच में। फिर उसी पैसे से, एक बच्चे का मैं उदाहरण देता हूँ, उसी पैसे से अपना घर चलाता है, मतलब बाड़मेर में रहता है, छोटे भाई को भी खर्चा देता है, पिताजी को घर पे लकवा हो रखा है और वो डोडा पोस्ट लेते हैं थोड़े से, तो उसके लिए भी पैसे बचा के और वो वापस घर भेजता है। और ऐसी स्थितियों में भी लोग जीते हैं। और हमारे घर से अगर 6,000 रुपया 10,000 रुपया आते तब भी हमें घर वालों से शिकायत रहती है कि सपोर्ट नहीं करते, आपको सुना दिया किसी ने, हमारे को पढ़ने नहीं दिया जाता। डेली है वो, कई बार ऐसे बच्चियों के मैसेज ज़्यादा आते हैं कि मैं ससुराल में हूँ और मेरे को डिस्टर्बेंस होती है, पढ़ने नहीं दिया जाता। मैं तो फिर यही कहता हूँ कि यार जो नेगेटिव चीज़ें उनको इग्नोर करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि रिजल्ट आता है तो सारी चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाती है और कहीं दिक्कत आती ही नहीं है। तो मेरा दूसरा आपसे यही है, पहली बात तो मैंने आपका ही थोड़ी गहरे बनी है, अपने आप को इतना एक्सपोजर ना दीजिए कि आपकी वैल्यू खत्म हो जाए। और दूसरा, हमेशा समाधान के मोड में रहिए, शिकायत के मोड में मत रहें। कहते हैं ना कि व्यक्ति हमारे से जुड़ना पसंद नहीं करता। अगर आप हमेशा शिकायत के मोड में रहोगे तो आप अकेले पड़ जाओगे। हर दिन अगर समाधान के मोड में रहेंगे तो आपके साथ में बहुत लोग चलने वाले हैं, कारवां बहुत लंबा होता है। और तीसरी बात, ये हमेशा एक मैसेज बच्चों स्टूडेंट से मुझे प्राप्त होता है कि टेस्ट में वो टॉप आ गया, उसकी पहले नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी। मेरे परिवार वाले मुझे कहते हैं कि उसकी नहीं लगी, उसकी लग गई, तेरी कैसे नहीं लगी। ये आम समस्या हो चुकी है और इसके प्रेशर में बच्चे कई तनाव में भी आ जाते हैं। तो मैं हालांकि समाधान करता हूँ और हमेशा कहता हूँ, किसी से अपनी तुलना क्यों करें। कोई अगर L1 में लगा है, अध्यापक लगा है और आप अगर लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो क्या शिकवा है, वो पहले लग गया, आप 5 साल बाद भी लग गए, तब भी आप 13 साल सीनियर है उससे। मेरे एक मित्र थे, हम साथ में तैयारी करते थे और हमें नौकरी की जल्दी बड़ी थी। मैंने कहा फटाफट लग जानी चाहिए। साथी था, मैंने कहा बीएड कर ले, तो उसने कहा बीएड नहीं करूँगा। मैंने कर ले बीएड, नौकरी लग जाएगी। उसने कहा गुरु बीएड नहीं करूँगा, या तो IAS बनूंगा, या RS बनूंगा, या गांव जाके सरपंच बनूंगा। 3 ही टारगेट है, चौथा कोई टारगेट है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। बच्चा थक गया है सुबह, और भाषण किसको अच्छे लगते हैं। हुआ क्या, हमने छोड़ दिया, ठीक है इसका टारगेट प्रशासन या सरपंच। उसने कहा यहाँ शासन में रहेंगे या प्रशासन में रहेंगे, शिक्षक वगैरह दूसरी कोई नौकरी हमें स्वीकार नहीं। मेरे दादाजी भी सरपंच थे, मैं बन जाऊंगा, वोट बैंक के उस टाइप से है कि हम टीचर लग गए, 11-12 में लग गए। हमने हमारी यात्रा शुरू करी। वो हमारा जो साथी कंटिन्यू फेल होता गया। RS 12 में फेल हुआ, 13 में हुआ, 15 में हुआ। अब हमने कहा कि अभी भी टाइम है, बीएड कर ले।
तो बीएड तो नहीं करूँगा, अब लास्ट अटेम्प्ट एक RS का 16 वाला और ले लूँगा। और उस अटेम्प्ट में वो SDM बन गया। और अब बीच में क्या हुआ कि इलेक्शन का दौर था और वही आदमी हमें ट्रेनिंग दे रहा था। मैंने कहा, हम कहीं बाहर गए, मैंने कहा भाई, तो कहा भाई नहीं, अब मैं मजिस्ट्रेट हूँ। बाहर जाके बात करेंगे कि अभी ऑफिस में। मैंने कहा हमें जल्दबाजी थी और इसका टारगेट क्लियर था, और जो देर से मिलता है वो शानदार मिलता है, ये भी तय बात है। कई बार कहता हूं कि जल्दबाजी के चक्कर में हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जो हमारी योग्यता के अनुरूप नहीं होती है। हम बहुत आगे जाने चाहिए थे, लेकिन छोटे लॉलीपॉप हमेशा व्यक्ति को बड़े टारगेट से दूर करते हैं। थोड़ा सा अंदर धैर्य रखिए, कोई लग रहा है तो लगने दीजिए, अंदर मन में रखिए कि समय अपना आएगा और जबरदस्त आएगा। दो लग रहे हैं तो और लगने दीजिए, अच्छी बात है, पार्टी में जाइए उनकी भी, पर मन में गहराई रखिए कि वक्त डेफिनेटली आएगा। वो माँ सरस्वती पे भरोसा रखिए और मेहनत और बढ़ाते जाइए। और साथी लग गए, आप फिर रह गए, कोई इश्यू नहीं। घर वालों ने खर्चा देना बंद कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। आप 2-4 घंटे अपना काम भी कर सकते हैं, ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। आत्मदीप भव, महात्मा बुद्ध कह गए कि व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमताएं होती है कि वो अपनी हर समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है, उसको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जो आपको मिलेगा ना, वो जिंदगी भर आपको सुकून देगा। और हर उस व्यक्ति को जवाब देगा जिसने अंगुलियां खड़ी करी थी। इसलिए कहता हूं कि बस मेहनत करते जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए कि होने वाला क्या है। जैसा कि भाई साहब ने कहा, लिखा हुआ वही होगा, नियतिवादी बात की थी आपने, लेकिन मैं भी नियतिवादी हूं कि आप कहां जाने वाले हैं ये आपको भी नहीं पता, लेकिन मैं कर्म प्रधान नियतिवादी हूं। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहो और फिर कहो कि जो नियति में है वो मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। मेहनत करते जाइए आप। और मुझे यूँ लगता है कि हाथों की जो लकीरें परिश्रम की गुलाम होती है, जिसने जितना लिखा है यहाँ लकीरें चेंज हो जाती है। जिसने लिखा है, मैं एक बार भीलवाड़ा गया सर, एक गांव है वहाँ पे ज्योतिष के पास, साथियों के साथ गया था। साथियों की 2-3 की नौकरी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप साथ में चलो। मैं भी चलाता हूँ। हम गए, गाड़ी लेके गए, यहाँ से 5 जने थे, मैं लगा हुआ था, 4 बेरोजगार थे, मेरे संघर्षरत साथी थे। वहाँ जाते ही उससे उनने बात की, हमने महाराज से बात की। उन्होंने सबसे पहले मैंने ही मेरा हाथ दिखाया, उसने कहा आपके तो अभी 2000 ऐसा कुछ साल बताया, कोई योग है नहीं नौकरी का। तो जबकि उस गाड़ी का पेट्रोल भरा के मैं ही चला था, क्योंकि नौकरी वाला मैं अकेला ही था उसमें। अच्छा ठीक है, और बता दो। फिर उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई मेरे बारे में। अब मैंने कहा बहुत सही बताया आपने, ऐसे करके मैं साइड में एक एक करके 500 का बताया। बताने के बाद में मैंने महाराज को एक लाइन पूछी, मैंने कहा आप ये कैसे मतलब तय कर रहे हैं कि नौकरी नहीं लगेगी, या तो कि भाग्य की रेखा है वो ये ऐसे लंबी आती है, ऐसी है नहीं। तो मैं को क्या ऐसे कंटिन्यू ऐसे करने से ये रेखा ऐसे सही नहीं हो जाती, लंबी नहीं होती है? तो कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाग्य रेखा है इसमें ये है नहीं। मैंने उनको एक ही बात कही, महाराज मैं नाराज भी हो गए। मैंने कहा महाराज मैं तो नौकरी लगा हुआ हूँ, लेकिन आप किसी को ऐसे डिमोटिवेट करोगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। परिश्रम करते जाओगे, ये लिखते हैं ना, तब हाथ अपने आप ऐसे मुड़ जाता है और ये रेखाएं अपने आप लंबी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि ये भाग्य की रेखाएं परिश्रम की मोहताज होती है, व्यक्ति इन भाग्य की रेखाओं का मोहताज नहीं होता। आप पढ़ के तो देखिए एक बार, इस सृष्टि में न्याय होता है, निर्णय नहीं होते। निर्णय कोर्ट में होते हैं, वहां न्याय कई बार नहीं हो पाते, एक न एक पक्ष नाराज रहता ही रहता है। सृष्टि न्याय करती है।
आप जैसा करेंगे वैसा रिटर्न होता है। आपने किसी के साथ बुरा किया तो आप तैयार रहिए अपने साथ बुरा होने के लिए। आपने जिस स्तर की पढ़ाई की है आप परिणाम के लिए रेडी रहिए। वो आज मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर। जिस लेवल की पढ़ाई की जाती है, जिस लेवल का समय आपने पुस्तकों में खपाया है, आप निश्चित तौर पे उस जगह पे जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉलेज में आऊँगा। मैं कई बार ये क्लासेस में, वीडियो में बोल चुका हूँ। मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन हुआ, पूरे राजस्थान में पहली रैंक थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं करी कि जब अपने को हायर एजुकेशन में जाना ही नहीं है तो पीएचडी का मतलब क्या है, और छोड़ दो। उसके 10 साल बाद जाके मैंने वापस पीएचडी की। क्योंकि मुझे कॉलेज लेक्चर बन गया, प्रोफेसर हो गए, तो अब बिना पीएचडी ये नौकरी आगे काम की नहीं, करना ही पड़ेगा। करियर प्रमोशन के लिए करना पड़ेगा। कभी नहीं सोचा कि इस फील्ड में जाऊंगा, मगर पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी थी। 12th करने के बाद से हमने हमारे रिसोर्सेज, जो सीमित संसाधन थे, हालांकि मैं कोचिंग करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैंने खुद ने कभी कोचिंग की नहीं। कोचिंग इसलिए नहीं कर पाए कि बाड़मेर में स्तरीय कोचिंग नहीं थे, और जयपुर जाके, दिल्ली जाके करने जैसे संसाधन हमारे पास नहीं थे। तो हमें उसमें राजी होना था, हमारे संसाधनों में ही काम करना था। और पढ़ाई उस लेवल की थी कि 2009 से सरकारी यात्रा शुरू करी, महज 20 साल की उम्र में, और अभी तक अनवरत रूप से जारी है। न जाने कितने डिपार्टमेंट चेंज किए, और अब डिपार्टमेंट चेंज करने का कोई मूड नहीं है। अब सिर्फ पढ़ाने का मन करता है। खूब पढ़ता हूँ। आज भी बच्चों को कहता हूँ कि आप, बच्चे कहते हैं सर सफलता का राज क्या है आपका। कभी कभी ऐसे लाइट मूड में होते हैं तो क्लास में पूछते हैं। मैं को राज जैसा तो कुछ है नहीं, मगर इतना मुझे पता है कि पिछले 15 साल लगभग, मैं बता दूं, मुझे याद नहीं है कि मैंने किस दिन पढ़ाई नहीं की। 15 साल हो गए मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। किताबें मेरे पास रहती, मेरी गाड़ी, अभी आप जाके देखोगे तो उसके पीछे की सीट पे भी 3-4 किताबें पड़ी है। क्यों पढ़ रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पड़ता, पर पढ़ता हूँ। ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो एक कंटिन्यूटी है, नियमितता और निरंतरता, ये पिछले 15 साल से रही है। बेटा आपकी रही है तो क्या नहीं, तो कैसे लगेगा? आप 4 महीने पढ़ने के बाद कहते हो अब हमारी नौकरी कब लग रही है। 4 महीने में होता क्या है? 1 साल पढ़िए, 1-1.5 साल दम लगा के पढ़िए, फिर अपने को हर प्रश्न का जवाब स्वयं मिलता है। और मैं कहता हूं कि जिसके मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, जिसके दिमाग में बहुत सारी शंकाएं उठती है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे लगता है उसकी पढ़ाई में बहुत कमी है। और जिसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई शुरू कर दी है, उसके दिमाग में कभी भी शंकाओं से भरे हुए सवाल कभी पैदा नहीं होते। क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी एक कंसेप्ट है, एक ऐसा ऊर्जा का उपयोग है कि मन के हर प्रश्न को, हर डाउट को खत्म कर देता है, और बड़ा धैर्य से पढ़ता जाता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, व्यक्ति चुप होता जाता है। बस उसको सुनना अच्छा लगता है, सुनाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और अगर वो 4 शब्द भी बोल गया ना, तो सामने वाले मुरीद हो जाता है, क्या कितनी प्यारी बात कहती। जैसे जैसे अध्ययन बढ़ता जाएगा, आप अकेले पढ़ते जाओगे, आपका ग्रुप बदलता जाएगा, आप उन लोगों से दूर होते जाओगे जिसकी धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है। सुंदर हो जाता है व्यक्ति, पढ़ पढ़ के व्यक्ति सुंदर हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग टाइप की एक रोशनी आती है। उस लेवल की जब पढ़ाई होती है ना, तो नौकरी आपके पीछे भागती है, आपको उसके पीछे नहीं करना पड़ता। खुद से एक प्रश्न करना कि आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आप हमेशा अपने आप से प्रश्न करिए, हर रात को करिए, जब भी सोते हैं तब करिए कि क्या जिस उद्देश्य से आप आए हैं, आज के दिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैंने कितने प्रयास किए। आप साथियों के साथ थड़ी पे बैठ के चाय पीते पीते
और दोस्तों के रूम में जाके 6 घंटे बिगाड़े हैं, या अपने प्लान के मुताबिक 6 टॉपिक पढ़े हैं। अगर रात को सोते वक्त आप इस बात की समीक्षा हर दिन करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप दिन बिगाड़ के आए हैं पूरा, तो रात को ठीक से नींद भी नहीं आएगी। क्यों? ये सोच के कि क्या मुझे घर वालों ने इसलिए भेजा है, क्या वो अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करके हर महीने पैसे इसलिए भेज रहे हैं कि मैं यहाँ पे आके समय बर्बाद करूं। हर दिन आप अगर एक रात को सोते वक्त ये समीक्षा करेंगे कि आज के दिन का मैंने क्या यूटिलाइज किया है, अगर आपका एक दिन भी बिगड़ेगा ना, उस रात आपको ठीक से नींद नहीं आएगी और आप धीरे धीरे अपने में सुधार करेंगे। और अगर आपके रात को जब समीक्षा कर रहे हो उस समय दिमाग में ये आता है कि आज जितना कर सकता था उससे अधिक मैंने पढ़ाई कर ली है, बड़ी सुकून भरी नींद आती है उस रात को, और अंदर से लगता है कि मैं बहुत ठीक तरीके से काम कर रहा हूं और बहुत सही रास्ते पे चल रहा हूं। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी होती है कि आप अपने टाइम को कितना प्रोडक्टिव यूज करते हैं। बर्बाद तो नहीं कर रहे कहीं। समय को बर्बाद किया तो वो समय आपको वापस उससे अधिक बर्बाद करेगा, क्योंकि वापस लौट के नहीं आता कभी। 25-27 साल उम्र होती पढ़ने की, बढ़िया चीजें याद होती हैं, घर का पूरा सपोर्ट होता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये समय चला जाता है। मन में एक बड़ी गलत फहमी रहती है कि हर दिन ऐसा ही रहेगा, जबकि हर दिन ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा दिन उगता है कि सब कुछ बदल जाता है। घर से पैसे आने बंद हो जाते हैं और जो आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं होता। हमारे एक साथी थे, बड़ी अच्छी तैयारी थी और असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल था। रेलवे स्टेशन के आगे एक्सीडेंट होता है और पैर फ्रैक्चर हो गया। अब फिजिकल था तो फ्रैक्चर हुआ, तो फिजिकल से तो सीधा आउट है। जाना दिल्ली टिकरी कैंप में था फिजिकल देने के लिए, और गए हॉस्पिटल में। वहां से वो बंदा डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि चयन के बहुत नजदीक आके वो दूर हो गया। अब वो साथी बाद में हमें बड़ा ऐसे फील भी होता था कि दिव्यांग कोटे से बाद में नौकरी लगा, शिक्षक बना। उसने जीवन में कभी ये सोचा नहीं होगा कि जिसने 3 तारों के सपने सजाए हो, वो व्यक्ति दिव्यांग कोटे में आखिर में जाके L2 का एक टीचर बनेगा। वो व्यक्ति जीवन में अब संतुष्ट भी नहीं है। फिर उसके बाद वही नशे पते, क्योंकि जब व्यक्ति जीवन में या तो बहुत अधिक संतुष्ट होता है या बिल्कुल संतुष्ट नहीं होता, तब नशे की ओर गमन करता है। बहुत अधिक संतुष्ट होने के बाद में कुछ बचता नहीं है, तब वो गलत रास्तों पे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और या बहुत अधिक असंतुष्ट होता है, तब अपने गम को दूर करने के लिए कई बार नशों पतों की तरफ चला जाता है। और ऐसे कई दोस्तों का हमने हमारे आंखों के सामने पतन देखे हैं। इसलिए कहता हूं कि हर दिन समान नहीं होता। आज का दिन अच्छा है, जरूरी नहीं कल का दिन अच्छा हो। मैं तो उम्मीद करता हूं हर दिन ही अच्छा हो, लेकिन नियति ने क्या तय कर रखा आपको किसी को नहीं पता। इसलिए कहते हैं कि घर वालों ने आपको भरोसा करके जब यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए, तो आप एक एक दिन ही क्यों, उसके अंदर एक एक मिनट को यूटिलाइज कीजिए। हर एक घंटे का हिसाब रखिए। जैसे पहले के लोग पैसे का हिसाब रखते थे, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे 500 रुपये दे के पापा भेजते थे, और वापस उसमें से 360 रुपये हॉस्टल की डाइट थी, 140 रुपये बचते थे, और घर जाते हिसाब पूछते थे, बेटा 140 का क्या किया। मुझे कोई मतलब नहीं है कि तूने खर्च किए, भले किए, लेकिन मुझे पता होना चाहिए तूने कहाँ खर्च किए। किताब पे किए, कॉपी पे किए, कपड़ों पे किए, शूज लिए, क्या लिया। मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो हिसाब इसलिए नहीं था कि वो कंजूसी कर रहे थे या अपने बच्चों की इच्छाओं को, उनकी जो एक होती है, उनको ख़त्म करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि वो इसलिए कर रहे थे कि कहीं ये बच्चा पैसे लेके कहीं गलत आदतों में तो नहीं डाल रहा है। क्यों गलत करोगे तो आपके पास हिसाब नहीं होगा। वो बात मुझे अब समझ में आती है कि पैसे का हिसाब इसलिए ज़रूरी था। वो 150 रुपये कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन
उस हिसाब के डर में हम कभी भी उसकी चॉकलेट भी कहते थे 2 रुपए की चॉकलेट खाई। 8 रुपए की दूध की थैली थी तो 2 रुपए चॉकलेट दे दी उसने, कोई बात नहीं खाई तो। लेकिन हिसाब होना चाहिए आपके पास। जिस तरह से पैसे का हिसाब अगर मांगा जाता था, आप सोचिए कि टाइम कितना वैल्यूएबल है, उससे कहीं अधिक वैल्यूएबल है। हमारे पास टाइम का हिसाब नहीं है। इसलिए आज की इस जनरेशन के विद्यार्थियों को मैं कहता हूं कि सुबह से शाम तक अपने समय को ऐसा यूटिलाइज कीजिए कि आपके पास हिसाब होना चाहिए कि आप कहाँ उसको खर्च कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप भूगोल पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो कोई बात नहीं, आप अच्छा उपन्यास पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी अच्छे विद्वान का कोई लेक्चर सुन लिया, आपने किसी YouTube पे जाके कोई बढ़िया क्लास देख ली जो जीवन दर्शन की बात थी या कोई अच्छे इंटरनेशनल इश्यूज की बात थी, ये सारा काम यूटिलाइज है इन सब से। कि आप शहर में या फालतू के कामों में अपना समय खराब करो, उससे बेहतर ये था कि आप 1-1.5 घंटे का कहीं भाषण सुन लेते, कोई 4 चीज़ें सीखने को मिलती। क्योंकि जैसा सुनते हैं वैसा बोल पाएंगे आगे जाके, जैसा पढ़ते हैं वैसा लिख पाओगे आप। इसलिए कहता हूं कि अगर आप समय को यूटिलाइज करोगे तो धन भी यूटिलाइज होगा, और धन समय दोनों अगर यूटिलाइज होता है तो जीवन अनुशासित होगा, और अगर जीवन अनुशासित हो गया तो परिणाम देखते ही देखते मिलेंगे। आपको परिणाम से कोई वंचित नहीं करेगा, और आपको ये पूछना भी नहीं पड़ेगा, और आपको ये कहना भी नहीं पड़ेगा किसी को भी कि परिणाम कैसे मिलता है। आप खुद बताओगे कि परिणाम कैसे मिला। बच्चे मुझे कहते हैं सर कि रात को पढ़ें कि सुबह पढ़ें। मैं कहता हूँ जब भी पढ़ना है भले रात को पढ़। आपने कैसे किया? क्योंकि कई क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट्स की। तो मैंने कहा मैं तो 15 दिन रात को पढ़ता था, 15 दिन सुबह जल्दी उठता था। ये सच है। 15 दिन क्या करता था, 2:30-3 बज जाते थे। 3 साथी थे हम 4, और आज भगवान की मेहरबानी से सारे अधिकारी हैं। रात को चाय बनाई, 1-2 बार चाय बनाते थे, 1-2 साथी कॉफ़ी पीते थे, 2:30-3 बजे तक पढ़ लिए, थक गए, सो गए। फिर सुबह वापस 10-1 बजे उठते थे, फिर पूरे दिन वापस पढ़ाई, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। 15 दिन ऐसे चलता था। फिर 15 दिन सुबह वाले, क्योंकि किसी एक उसमें बड़ा वैज्ञानिक सा स्टूडेंट था, हो गया बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाएगी के बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ेगी तो अपन अब 15 दिन सुबह का काम करते हैं। फिर 15 दिन हम सुबह 3 बजे उठते थे, क्योंकि हमने निष्कर्ष ये निकाला कि 5 बजे उठने की बजाय 3 बजे उठना आसान है। क्योंकि नींद की दूसरी शिफ्ट 3:30-4 बजे शुरू होती है, पहली शिफ्ट 3-3:30 बजे खत्म होती है। उस जगह उठ जाओगे तो ठीक है, नहीं उठे और दूसरी शिफ्ट में घुस गए तो फिर 8 बज जाती है। तो हम क्या करते थे, 3 बजे के आसपास उठ के ब्रश करने के लिए थोड़ा घूमे, नींद उड़ जाती थी, स्नान करके बैठ गए, 10-11 बजे तक पहली शिफ्ट मार के फिर पहले दिन को सो वाले कुछ भी करो, अपना सुबह सुबह का 6 घंटे का हो गया। ऐसा शेड्यूल हमारा कोई 3-4 साल रहा, टाइट शेड्यूल रहा है। और इसी का परिणाम होता था कि IAS प्री देने गए वो भी पास, RS देने गए तो वो भी पास, मेंस दे के आए वो पास। मतलब फेल होने की जैसे कोई सुना ही नहीं किसी से। हालांकि हम हमेशा ये तैयार रहते थे कि व्यक्ति रिजल्ट के बाद में सफलता को पचाने के लिए रेडी बैठा है, उसने प्लानिंग कर रखी है, असफलता के बारे में सोचा भी नहीं उसने। और जो व्यक्ति असफलता के लिए जो तैयार है वो न तो तनाव में जाएगा, न कभी डिप्रेशन जैसे ये शब्द उसके जीवन में आएंगे। सोच रखा था फेल ही होंगे, इससे ज्यादा तो क्या होगा, और मेहनत करेंगे। परीक्षा देते आते रघुनाथ कहता था कि अब भाई अगली परीक्षा कौन सी है, तो अगली ये है, सिलेबस क्या है, अलग क्या पढ़ना है, आज से शुरू। अब वो दूसरा रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, पास हुए तो ठीक है, नहीं तो 7 महीने से तो हो ही रहे थे। और आज की जनरेशन क्या करती है, एक परीक्षा देके 6 महीने रिजल्ट का इंतजार करती है, फेल होती है, 6 महीने को बर्बाद हो गए, अब कॉन्फिडेंस आएगा कहां से। जबकि हमें अच्छे से याद है कि परीक्षा देते ही दूसरे दिन अगली परीक्षा कौन सी टारगेट करनी है, 2 दिन तय करो, किताबें लो और उसका काम शुरू कर दो। पीछे वाला रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा तो बूस्ट मिल जाएगा, नेगेटिव आएगा तो अपर बूस्ट मिलेगा। फेल हो गए, अब और कोई ऑप्शन नहीं, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे करते करते मेरे जैसे व्यक्ति ने, जिसको ठीक से न तो गणित आती थी, न कोई इंग्लिश आती थी,
न कोई ठीक से विज्ञान आती थी, बड़े रट रट के काम चलाया, और आर्ट्स के सब्जेक्ट बहुत ढंग से तैयार करे, क्योंकि कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा, आपको क्षतिपूर्ति तो करनी पड़ेगी। छठी क्लास में हमारे इंग्लिश शुरू हुई थी, तो हम तो मेरा नाम भी GS लिखता था, क्या पता गलत चला जाए, स्पेलिंग पूरी नहीं थी हमारी छठी क्लास में। करंट सही बता रहा हूँ, ये मेरे साथ है, मेरे मित्र है, साथ में आए हम दोनों। हमारी अंग्रेजी छठी क्लास से शुरू हुई थी गाँव में, तो नहीं आती थी, लेकिन नहीं आती थी तो अब इसका रोना तो नहीं रो सकते कि नहीं आती है। अब उपाय क्या है? उपाय यही है कि उसको ठीक करो, और ठीक करने के लिए उपाय यही है कि काम करो उस पर। 6 महीने 7 महीने अंततः वो विषय आपका होके रहता है, आप जाएगा कहाँ। और व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि कोई भी कंसेप्ट उसकी सीमा से, औकात से बाहर नहीं है, बस उस व्यक्ति में दम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऐसे मरा सा हुआ तो कुछ नहीं होगा। चाहे कंपटीशन हो, चाहे दुनिया की रेस हो, चाहे खुद से लड़ाई हो, क्योंकि व्यक्ति कई बार खुद से संघर्ष करता है। सब जगह पे मजबूती तो चाहिए। 1000 आपदाएं आपके सामने हो सकती है, आप एक्सक्यूज देके निकल नहीं सकते कि मेरे ये समस्या है, मेरी वो समस्या है। दुनिया एक्सक्यूज नहीं देखती, दुनिया रिजल्ट देखती है। और रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आप मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग रहेंगे कि आज समय मेरा नहीं है, और ये खुशी और दुख दोनों साइकिल के रूप में चलते हैं। आज सुखी हैं तो दुख के लिए रेडी रहिए, दुखी हैं तो सुख आने वाले, धैर्य रखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मजबूत अगर नहीं है तो आप नौकरी लगने के बाद में भी खुश नहीं है। मैंने एक IAS को लाइव सुसाइड करते हुए एक बार देखा था, 14वीं रैंक थी IAS में। अगर आप मेंटली मजबूत नहीं है तो आप कलेक्टर बनने के बाद में भी खुश नहीं है। नौकरी लगना खुशी का कोई पैमाना नहीं है। उसके लिए आपको जीवन में अगर सफल होना है तो थोड़ा मानसिक रूप से स्ट्रांग रहना पड़ेगा, अपनी शिकायतों का समाधान खुद करना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोगों के पास दूसरा काम नहीं है क्या? कई तो आते हैं कि सर मेरे बारे में उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मुझे बड़ी हंसी आती। कोई क्या कहे, हम हमारे बारे में भी खूब कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या करना है, हम सही है ना, बस बात खत्म। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का एहतराम करता हूँ। क्या? मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का एहतराम करता हूँ। जो लोग मेरी आलोचनाएं करते हैं उससे मेरे व्यक्तित्व में सुधार होता है, और ऐसे करने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कई बार एक लड़का IAS बना, 2017-18 की बात थी। टीवी वाला उसके पास गया पूछने के लिए कि आप इसकी श्रेय किसको दोगे। उसने माता पिता, गुरुजनों का, किसी का नाम नहीं लिया। उसने 2 लाइन ही बोली, मुझे अच्छे से याद है, मैं नाम नहीं लूंगा IAS का, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारा श्रेय मेरे उन आलोचकों को है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया हर टाइम ये कह के कि RS में इसका सिलेक्शन गलती से हुआ है। क्योंकि वो RS भी था, RS था और थोड़ा ड्रिंक विरिंक करने की आदत लग गई, तो लोगों ने, साथियों ने कहा कि ये सिलेक्शन बिल्कुल गलती बोल रहे हैं, इसका सिलेक्शन गलती से हुआ है। बात चुभ गई उसको, चुभी तो उसने, अब आपको कोई बात चुभती है, फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो गई। अब या तो आप उससे लड़ाई कर दो, टोक पीट दो, और या फिर आप उस एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव कार्य में यूज कर लो। उसने कुछ नहीं किया, बात सब जिसके जो आक्षेप थे सुन लिए, और धीरे धीरे सिविल सर्विसेज का फॉर्म डाल के और IAS की तैयारी शुरू कर दी। हिंदी लिटरेचर ऑप्शन लिया, जबकि इंग्लिश मीडियम IITN, और तैयारी करके वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में जब डायरेक्ट IAS बना, तो जिन्होंने बोला था उनकी हालत अभी तक ऐसी होती होगी कि उनके सामने नहीं जा पा रहे होंगे। क्या शानदार जवाब होता है साहब ये। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई जवाब कोई दे सकता है। और फिर पत्रकार आगे कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना, और भाई साहब बोले कि ये
सारी सफलता जो है वो आलोचकों को समर्पित है, जिन्होंने ये कहा कि मैं गलती से आरिस बना हूँ। इससे पहले की सफलता मेरे माँ बाप और गुरुजनों की बदौलत थी, ये सफलता सिर्फ इनके कारण है। नहीं तो मैं मस्त था जिंदगी में, मेरे आगे सोचा ही नहीं था आरिस से अल्लाह, राजस्थान से बाहर ही नहीं जाना था, बिल्कुल कोई टारगेट नहीं था, लेकिन टारगेट इन्होंने बना दिया। और ऐसा किस्सा कईयों के साथ होता है, कईयों के साथ होता है, हमारे साथ भी है। हम जब भी कभी शांत होकर बैठते हैं कि यार अब ये सब छोड़ के रेस्ट करते हैं, क्योंकि घर वालों की हमेशा हमारे से शिकायत रहती है। ये पब्लिक लाइफ के कारण हमारी पर्सनल लाइफ मरी भी होती है सर। घर वाले डेली कहते हैं कि आखिर कब हमें टाइम कब मिलेगा, पूरा टाइम बच्चों के साथ जा रहा है, तो इससे अच्छा तो ये था कि शादी वादी करते ही नहीं, फ्री रहते हैं अटल जी की तरह। हमेशा उनकी ये शिकायत रहती है, फिर भी हम समझाते हैं कि बस 1-2 साल और। लेकिन तभी कोई न कोई ऐसा तत्व पैदा होता है जहाँ कुछ सुनने को मिल जाता है, फिर सोचते हैं अच्छा ठीक है अब थोड़ा और ये करेंगे, और ऐसे करते करते मैं यहाँ तक आ गया। बाकी मैं इतना संतोषी व्यक्ति था, ग्रेड 2 की नौकरी लगने के बाद बाड़मेर छोड़ के गाँव गया, शिफ्ट हो गया मम्मी पापा के पास आराम से, गाय का घी दूध छाछ खानी और सामने स्कूल, आराम से नौकरी करनी। 2 साल वहीं रहा, किताबें विताबें छोड़ दी, फिर वही बात वापस। सर की बातचीत को रोचकता और तथ्य देने के लिए सर मैं निवेदन करूं, ये सत्य ही है, पब्लिक जीवन बड़ा हो जाता है तो फिर पर्सनल जीवन खत्म हो जाता है। ऐसे रखते हैं। हमारे भी एक कवि सम्मेलन आई है, आज गुवाहाटी, आज हैदराबाद, आज जमाना में 20-22 रात ना हुआ सर कवि सम्मेलन। गांव में भी हुआ तो लोग खानो वाणो खा 8-9 बजे यार जमे गुवाड़ में, रात में 2 बजे ताई चाले, शहरा में भी रात में चाले। माने कव्या ने जावा बड़े माड़ा और साफा मोटा लिफाफा, फ्लाइट की यात्रा, पर घराली बहुत दुखी रहे सर। बा भगवान ने ओळमो दे, 2 पंक्तियां को आनंद आ जाए तो सर की पीड़ा भी समझिए। मां मारे घराली भगवान ने कहे भली करी रहे राम जी, ठाडी करी रहे राम जी, राछो दीन्यो बींद और रातू तो रोतो फिरे, दिन में काटे नींद। और सर नींद की भी बताने स्थिति बताऊं, हमारे सीजन आवे ओड़ी की 15-20 दिन लगातार ही जागा, फ्लाइट सुबह की लिया, सुबह रही 1000-1500 रुपया सस्ती पड़े, चेक इन जल्दी करनोरिया, तो बब आए पानी पी ले सर बीच में। मैं इतनी देरों में शेखावाटी में आया तो मैं सोचूं आगे आराम भी पड़ेगा, तो जब नींद की स्थितियां हो जाए, उतरना हुआ ग्लोरियस सर आगे चला जावा बगियार, पाछा गाड़ी घुमावा रही का नींद भी जानी हो, नींद हो जाए रातों नींद भी जानियो, रा भी क्या की नींद, और लोग भी नणी लेगा सूत्यो रह को। तो इसलिए सर टेम श्री आपने घर भी संभालना पड़ेगा। नहीं इतनी स्थिति हमारी खराब नहीं है, हमारे हम हॉस्टल लोग हैं, छुट्टी के बाद में फ्री है, ठीक है। तो सर ने या मेरी बात से अब खुद ने पॉजिटिव लागू जी। तो ये चीज़ें रहती है कि जब भी कभी हम शांत हो जाते हैं, जब लगता है कि जीवन में अब कोई आगे उद्देश्य नहीं है, तभी उद्देश्य देने के लिए कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आता है जीवन में जिसका हम हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं। तो कोई आलोचना करता हुआ मिलता है तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए, वो व्यक्ति आपके जीवन के उत्थान और उद्धार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कठिनाइयों से निकलोगे, समस्याओं से निकलोगे तो बहुत मजबूत बनोगे। जितनी आराम परस्त जिंदगी जियोगे बहुत कमज़ोर बनते जाओगे, ये तय बात है। 4 पंक्तियाँ किसी कवि की है कि दीपक का कुछ अर्थ नहीं, दीपक का कुछ अर्थ नहीं जब तक तम से नहीं लड़ेगा, तम यानी अंधेरा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा, दिनकर यानी सूर्य, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं दधकेगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को, जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा कि जीवन एक संग्राम नहीं है, जीवन एक संग्राम नहीं है। तो ये जीवन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसा कि भाई साहब ने कहा
कि इसमें रंग बदलते रहते हैं। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कीजिए, हमेशा समस्याग्रस्त नहीं रहिए, अपने समाधान ढूंढते रहिए, गहरे बनिए और समय को ठीक से यूटिलाइज करते हुए, आलोचकों का सम्मान करते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़िए। शेखावटी की इस धरा पर मुझे जितना प्रेम मिला मैं बड़ा अभिभूत हूँ और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। बड़ा अच्छा लगता है कि 600 किलोमीटर दूर एक वो छोर फिर ये छोर और यहाँ आना, फिर मोस्टली बच्चे जानते भी हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं तो बाड़मेर से बाहर ही नहीं निकला, जानते कैसे हैं। एक शिक्षक की अंदर की खुशी की उस अनुभूति को आप महसूस करिए कि जब एक सामान्य सा साधारण सा व्यक्ति साधारण से पारिवारिक पृष्ठभूमि में, पूरे दादाजी के परिवार का पहला मैट्रिक पास, 10वीं पास ही पहला हूँ तो फिर 12वीं भी पहला ही होऊंगा और कॉलेज भी पहला ही हूँ, MA भी पहला ही हूँ और पूरे गांव का एकमात्र PhD धारी। बड़ी दिलचस्प यात्रा है। मेरी मम्मी ने तो कहा कि डॉक्टर बना है, मतलब इलाज में नहीं, इलाज नहीं ये पढ़ाई का डॉक्टर अलग होता है। मैं नहीं पता कि उनके लिए ये डिग्रियां क्या होती है, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि उनको बड़ा गर्व महसूस होता है। और मेरे अनुसार ही नहीं बल्कि सबके अनुसार भी, अगर आपके माता पिता को आपके ऊपर प्राउड है तो आपका जीवन सफल है। और अगर आपके कारण वो परेशान हैं या आंसू हैं दुख के, खुशी के हो तो अलग इश्यू है, अगर आपके कारण उनकी आंखों में दुख के आंसू हैं तो आपका जीवन असफल है। चाहे आप कलेक्टर हो, चाहे आप मंत्री हो, अगर आपके माँ बाप आपके कारण दुखी है, मन में ये सोच रहे हैं कि इसको क्यों पैदा किया, तो आपका जीवन की सारी प्रगतियाँ जो है वो शून्य है। इसलिए खूब काम कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने माता पिता की खुशी का कारण बनिए, अपने समाज, परिवार और क्षेत्र की अच्छी पहचान बनिए। और साथ में लास्ट में यही कहूँगा, आत्मदीप भव, अपना प्रकाश खुद बनिए, किसी में भी अपने समाधान ना ढूंढिए, खुद के समाधान खुद ढूंढिए। लास्ट में लगे ना कि अब समाधान नहीं हो सकता, तब मेरे जैसे को मैसेज कर देना, क्या पता आपसे थोड़ा वाइड एक्सपीरियंस है तो शायद समाधान आराम से निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी शेखावटी की धरा पे अवसर मिलेगा तो बड़े हंसते हंसते आएंगे, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस बड़ा शानदार था। पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।